नमस्कार, आप इस समय देख रहे हैं लाउड स्पीकर 90 एफएम और सुन भी रहे हैं लाउड स्पीकर 90 एफएम। आज हमारे लाउड स्पीकर अरेस्ट सीरीज में अरेस्ट हुए हैं पूर्व अध्यक्ष सपा राम नगीना साहनी जी। सर, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके माध्यम से हमारे विचारों को जनता तक पहुंचाने का आप काम कर रहे हैं। सर, हमारा जो सीरीज है लाउड स्पीकर अरेस्ट, इसमें अरेस्ट होकर के आपको कैसा लग रहा है? ये तो देखिए बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि आदमी को अगर बिल्कुल फ्री कर दिया जाए तो वो जंगली टाइप का व्यक्ति हो जाता है। एक सिस्टम में कैद होना, एक सिस्टम में बंधे रहना ही हमारी परंपरा है और संस्कार है, तो इसमें बहुत अच्छा लग रहा है। सर, हम आपके बचपन की तरफ चलेंगे, क्योंकि बचपन में सबकी कुछ ना कुछ आकांक्षाएं, सपने होते हैं। जी जी। तो आपका सपना था कि हम नेता ही आगे चलकर बनेंगे? क्योंकि आपका प्रोफाइल मैंने जाना, आप कई सारे टीचर भी रहे हैं, अधिवक्ता भी रहे हैं और पत्रकार भी हैं। तो सर, आप नेता कैसे बने? देखिए, बचपन में तो हम लोग चूंकि एक किसान परिवार और मछुआरा परिवार में जन्म लिए हम लोग। पिताजी एक अच्छे किसान थे। यहीं आपका राप्ती नदी के बगल में बहरामपुर है, बहरामपुर दक्षिणी। जैसे राजघाट पुल आप पार करेंगे वैसे वो मेरा गांव है। तो हम लोग किसान परिवार में पैदा हुए थे। अच्छा। और पढ़ाई में लगन तो शुरू से हम लोगों की रही है। हम लोग बचपन में भी रात में कम से कम 2 घंटा पढ़ते थे, फिर सोने के बाद सुबह में भोर में हम लोग जगने के बाद सुबह हम 4 बजे जगते थे और उठ करके जहाँ दूब घास होता था वहाँ बिना चप्पल के हम टहलते थे। अच्छा। और 10-20 मिनट टहल करके आने के बाद फिर हाथ मुंह धुल करके फिर पढ़ने बैठ जाते थे। तो उसे टीचर ने बताया था हमको कि उससे दिमाग कॉन्सेंट्रेट होता है। अच्छा। तो हम लोग किसान परिवार में थे, लेकिन पढ़ाई लिखाई में शुरू से लगन रहा है। और पिताजी हमारे हमेशा कहते थे कि देखो, खेत बाड़ी हम बेच देंगे, लेकिन तुम लोगों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होनी चाहिए। तुम लोग पूरी निष्ठा और ईमानदारी से पढ़ो। तो हम लगभग हमेशा क्लास में, बल्कि हम लोग टॉप भी करते थे। क्या बात है। और टॉप के साथ साथ ज़्यादा समय तो हम लोग खेती बाड़ी में देते थे, भोर में और रात में ही पढ़ने का टाइम मिल पाता था। तो बाकी नदी के किनारे हम लोगों का खेत था। जैसे हम लोग विद्यालय से आते थे, तुरंत बस्ता रखे, उसके बाद दौड़ करके हम लोग खेत की ओर जाते थे। वहाँ टमाटर और मटर गोरखपुर जिले में सबसे ज़्यादा पैदावार हमारे वहाँ से होता था। अच्छा। लगभग हम लोग 15 से 20 ढाका टमाटर हमारे खेत से और 4-5 कुंटल डेली मटर हम लोग का निकलता था। तो चूंकि कौवा वगैरह से उसे काफ़ी परेशानियां पक्षियों से थी, तो हम लोग बैग रख करके तुरंत भाग करके जाते थे, खेत रखाते थे। फिर जब उधर से लौटते थे तो फिर अपना भोजन पानी लेने के बाद रूटीन में पढ़ाई। और फिर सुबह में जैसे हम लोग उठते थे तो उठने के बाद सुबह भोर में पढ़ने के बाद हम लोग उजाला जैसे होता था, हम लोग घुच्ची जिसको कहते हैं, वो अमरूद तोड़ने वाला, उसको लेके अमरूद के बागीचे में चले जाते थे। हमारे लगभग 5-6 अमरूद का बागीचा था। अच्छा। उसको तोड़ना, बेचना। फिर जैसे टाइम 8-9-10 बजने वाला होता था, दौड़ते हुए आते थे, बहुत जल्दी जल्दी नहा धो करके तुरंत हम लोग विद्यालय की ओर प्रस्थान कर जाते थे। तो किसानी जीवन से ऐसे निकलते हुए हम लोग यहाँ तक गए। फिर उसके बाद आगे आपका विद्यालय कहाँ से रहा, अध्यापन? हम लोग तो शुरू में घर से तकरीबन 3 किलोमीटर की दूरी पर हासूपुर पढ़ने जाते थे, राष्ट्रीय बाल विद्या मंदिर में। फिर उसके बाद हमारे एक रिश्तेदार पढ़ाते थे नौसड़ में, आदर्श जनता पूर्व माध्यमिक विद्यालय था, कक्षा 8 तक वहाँ पढ़े। फिर उसके बाद 9th से लेके इंटर तक हमारी पढ़ाई DAV इंटर कॉलेज बक्सीपुर, और उसके बाद से BA MA LLB BEd ये सारी पढ़ाइयाँ हमारा लॉ वगैरह हमने टोटल गोरखपुर विश्वविद्यालय से किया। अच्छा। और जिस समय मैं इंटर में पढ़ रहा था उस समय इंग्लिश में इंटर वालों को पढ़ाता भी था। अरे वाह। तो मैं ट्यूशन तकरीबन 200 से 250 बच्चों को हाई स्कूल इंटर में इंग्लिश पढ़ाया करता था। और गोरखपुर विश्वविद्यालय में तो जब मैं आया और ग्रेजुएशन जब मैं कर रहा था तो वहाँ छात्र संघ प्रतिनिधि का चुनाव, कला संकाय प्रतिनिधि का चुनाव लड़ा, जिसमें सबसे ज़्यादा वोटों से 42 प्रत्याशियों में सबसे ज़्यादा वोट से मैं चुनाव जीता। अच्छा। और उसके बाद फिर उपाध्यक्ष का चुनाव लड़ा। हमारे साथ में दिवंगत हो गए तो पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रहे संजीव सिंह सीनेत, सत्यपाल पाल, ये सारे लोग हम लोग एक साथ उपाध्यक्ष का चुनाव लड़े थे। बहुत कम वोटों से मैं चुनाव हारा था विश्वविद्यालय से उपाध्यक्ष का। तो उसके बाद से फिर वहाँ से हम लोग निकले, फिर क्षेत्रीय लेवल पे भैया हमारे प्रधानी चुनाव लड़ना शुरू किए, मैं जिला पंचायत लड़ना शुरू किया। भैया भाभी हमारी 3 बार ग्राम प्रधान रही हैं बहरामपुर की। और मैं 2010 में जिला पंचायत सदस्य रहा और 2016 में अनुसूचित सीट होने पर हमने अपना अनुसूचित जिला पंचायत सदस्य बनाया था। उसका काम था मैं ही देखा करता था। और उसके बाद समाजवादी पार्टी की राजनीति में आ गया। समाजवादी पार्टी में
5 बार जिला महासचिव था, 1 बार जिला उपाध्यक्ष रहा, 1 बार जिला अध्यक्ष रहा, और बस ऐसे चलता रहा। आज के युवा जो हैं वो एक कार्य करने में थक जाते हैं, यानी स्टडी, जैसे आप बता रहे हैं कि इतना मेहनत करने के बाद हम खेतों में भी आप काम करते थे, फिर अपने स्टडी पे भी फोकस करते थे। आज के युवा को इतना व्यवस्था दे दी गई है, उसके बाद भी वो पढ़ नहीं पाते हैं सही से, उनके सामने कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। देखिए, जब किसी को सुविधा आप ज़्यादा दे देंगे, हाँ, तो वो सुविधा भोगी हो जाते हैं लोग। हाँ, हम लोग के जमाने में सुविधा का अभाव था जी, सुविधाएं हम लोगों के पास नहीं थी। हाँ, बहुत विषम परिस्थितियों में हम लोगों ने पढ़ाई लिखाई किया। हाँ, हम लोग उस समय ढेबरी का नाम तो आप सुने हाँ, होंगे। हाँ, हाँ, दीपक होता था। हाँ, ढेबरी जिसको दीपक कहते हैं, उससे हम लोग पढ़े। और धीरे धीरे जब ढेबरी का डेवलप रूप आप देखेंगे तो जिसको लालू यादव जी का चुनाव चिन्ह लालटेन, हाँ, लालटेन से हम लोग पढ़े। हाँ, तो अक्सर क्या होता था कि ढेबरी से पढ़ते पढ़ते हाँ, हम लोग जब सुबह में नाक वगैरह साफ करते तो देखते थे काला काला नाक में जम जाता था। हाँ, उसका जो धुआं होता था वो नाक में घुस जाता था। लेकिन उन परिस्थितियों में भी हम लोग पढ़ते थे। हाँ सर। और कभी कभी ऐसा होता था, ये प्लास्टिक वाले टेबल पर हम लोग मोमबत्ती रख के पढ़ते थे। पढ़ते पढ़ते कभी मान लीजिए झपकिया, अगर बेड पे सो गए तो सोने के बाद सुबह उठते ही देखते थे कि वो मेज़ कहाँ गया, जिसपे वो टेबल कहाँ गया जिसपे हम मोमबत्ती रखे थे। हाँ, तो जब उठ के नीचे देखते तो पता चलता था पिघल जाता था नीचे। पूरा तो राख हम बन लोग जाता। तो विषम परिस्थितियों में, आज तो बच्चों को बहुत सारी सुविधाएं दे दी जा रही हैं। सुविधाओं के नाते बहुत लोग अपनी रुचि नहीं दिखा पा रहे हैं। लेकिन हम लोग विषम परिस्थितियों में, लेकिन सबको ये सोचना चाहिए। हम लोग जब इंटर कॉलेज में, डीएवी इंटर कॉलेज में पढ़ रहे थे तो हाई स्कूल में एक इंटर के टीचर थे, सरकारी मास्टर हम लोग कहते थे उनको, डीएवी इंटर कॉलेज में। तो वो हमेशा कहते थे, बेटा देखो, हाई स्कूल के बाद जो हाई स्कूल कंप्लीट करोगे, इंटर कंप्लीट करोगे, 3 साल ग्रेजुएशन, 8 साल की जो पढ़ाई होती है, वो 8 साल का दुख, अगर 8 साल, या यूं कहिए 8 साल का सुख, अगर 8 साल आप मौज मस्ती कर लिए हाई स्कूल के बाद, तो जीवन भर का दुख। हाँ, और वही अगर 8 साल आप खूब मेहनत कर लिए तो किसी लायक हो जाएंगे, तो 8 साल का दुख, अगर मान ली आप इंजीनियर हो गए, अधिवक्ता हो गए, टीचर हो गए, डॉक्टर हो गए, आईएएस हो गए, पीसीएस हो गए, आईपीएस हो गए, वो 8 साल गोल्डन चांस होते हैं। तो अगर वो 8 साल आपने मेहनत से पढ़ लिया, संघर्ष कर लिया, तो वो कहते थे 8 साल का दुख, जीवन भर का सुख। तो वो चीज़ हम लोगों के दिमाग में था, इस नाते हम लोग खूब इतना मेहनत। और ये सबको हम संदेश देना चाहते हैं कि पढ़ने का टाइम, वैसे तो आदमी टिल डेथ, हाँ, मरते दम तक सीखता है, सीखने की कोई उम्र नहीं है, लेकिन पढ़ाई की उम्र का एक सीमा है। आप एक लिमिटेशन में, हाई स्कूल के बाद अगर आप 7-8 साल मेहनत से पढ़ लेते हैं तो आगे का भविष्य बेहतर हो जाएगा। तो सभी बच्चों को, छात्रों को हाई स्कूल के बाद या 8 के बाद 7-8 साल की जो पढ़ाई है, खूब मेहनत और ईमानदारी से उसमें पढ़ना चाहिए, किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। हमारे लिसनर और व्यूअर का एक प्रश्न है उनके तरफ से कि आप शिक्षक भी रहे हैं, साथ साथ पत्रकार भी हैं और अधिवक्ता भी हैं, तो इतनी सारी भूमिकाओं में को कैसे आप एडजस्ट कर लेते हैं? क्योंकि लोगों से एक काम नहीं हो पाता है, साथ साथ आपका राजनीतिक। देखिए, हम लोगों ने जो काम किया वो पूरी निष्ठा और ईमानदारी से किया। हाँ, क्योंकि बचपन में जब बहुत छोटे थे, हाँ, तो कभी कभी कुछ गलतियां हम लोग क्या करते थे। हाँ, शुरू में छुट्टी के दिनों में हम लोग मटर जो होता है, मटर, हाँ, और जो चना होता है, इसको हम लोग गाड़ते थे। अच्छा, तो कभी कभी त्योहार वगैरह के दिन या छुट्टियों के दिन में, हाँ, घर पे माता जी कहती थी कि जो मटर और चना खुरपी से जल्दी गाड़ के आ जाएगा, अच्छा, तो उसको हम पूरी सब्जी या जो भी अच्छा बना है उसको जल्दी खिला देंगे। हाँ, तो हम लोग और कुछ पैसा बढ़ा के देंगे जो जल्दी गाड़ के आएगा। तो हम लोग कभी कभी बचपना में गलती क्या करते थे, जल्दी के चक्कर में जो एक खुरपी के साथ एक मटर का दाना या चना का दाना गिराना होता था, हाँ, वो जल्दी के चक्कर में किसी किसी में हम लोग 10-10 दाना गिरा देते थे। ओह, तो बाद में डंडे की मार पड़ती थी जब एक साथ वो 10 बीज उसमें से निकलते थे। हाँ, तो कभी कभी ये चूक हम लोग बचपना में किए थे। हाँ, लेकिन जैसे जैसे जानकारी होश आया या समझ आई, तो ये लगा कि कहीं न कहीं हम परिवार को या माँ बाप को धोखा नहीं दे रहे थे, वो हमारा काम था, हमारी व्यवस्था थी, मैं स्वयं को धोखा दे रहा था। तो ऐसे ही हमारे छात्रों को, नौजवानों को, चूंकि ये देश के भविष्य हैं, उनको भी सोचना चाहिए कि अगर माँ बाप विषम परिस्थितियों में हमें पढ़ाई लिखाई की सुविधा दे रहे हैं, तो हम पढ़ाई लिखाई न करके
माँ बाप को धोखा न दे। वो माँ बाप को धोखा नहीं देते हैं, वो अपने आप स्वयं को धोखा देते हैं। स्वयं को धोखा देते लेकिन उस समय ये लगता है कि हम माँ बाप को धोखा दे रहे हैं, माँ बाप से आंख मिचौली खेल रहे हैं। लेकिन हमारे नौजवानों को जानना चाहिए कि वो स्वयं को धोखा दे रहे हैं, न कि माँ बाप या गैरों को धोखा दे रहे हैं। तो इस नाते जो भी जिम्मेदारी हम लोगों को मिली उसको बहुत ईमानदारी से हम लोगों ने उसका निर्वहन किया। सुबह में जब ट्यूशन हमने पढ़ाना शुरू किया, लगभग 250 बच्चों को मैं हाई स्कूल इंटर इंग्लिश पढ़ाया करता था। सुबह में जब मान लीजिए खेती थोड़ी ऊपर आए तो खेती बाड़ी में कम आना जाना पड़ा, तो फिर हम सुबह 5 बजे से लगभग 8 से 9 बजे तक ट्यूशन पढ़ाते थे, फिर अपने चले जाते थे विद्यालय। शाम को उसके बाद 2-3 बजे शाम को हम रख लेते थे। 20 का जो टाइम बचता था विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ जो काम था उसको निपटा लेते थे। काफी मेहनत रहा है सर। और हम लगभग 1996 से लगभग 7-8 साल लगभग हमने स्वतंत्र चेतना में लिखा भी। पत्रकार स्वतंत्र चेतना में हमने पत्रकारिता किया और हमारे साथ के बहुत सारे आज जो तमाम सम्मानित अखबारों में टॉप लेवल के पत्रकार हैं वो लोग हमारे बाद आए। अच्छा। लेकिन चूंकि उन लोगों ने कैरियर बना लिया और हम लोगों का चूंकि कई कैरियर हो गया, राजनीति भी देखना था, एडवोकेसी भी देखना था, टीचिंग भी देखना था, तो फिर हम लोग जो पत्रकारिता था वो एक शौक के रूप में रह गया। हाँ। लेकिन आज भी अभी क्राइम सस्पेंस टीवी न्यूज चैनल वगैरह था, उसमें भी हम लोगों ने काम किया। अपने वहाँ हम लोगों ने शुरू किया, लोकल चैनल जैसे बंद हुआ तो उसी के साथ वो फिर बंद हो गया जी। तो एडजस्टिंग किया गया। अच्छा, कभी कभी हमने सुना है कि जो राजनेता होते हैं उनको अफसोस होता है इस फील्ड में आकर के। कभी आपको लगा कि हमें भी पछतावा हो रहा है कि हमें इसमें नहीं आना चाहिए था, जैसे अभी बोल रहे हैं कि देखिए सच्चाई तो यही है कि जो सुकून और शांति एक शिक्षक बनने में है, वो सुकून और शांति कहीं नहीं है। एक अगर हमारा पढ़ाया हुआ छात्र अगर किसी अच्छे पद पे पहुंच गया, समाज सेवा देश सेवा में अगर अच्छे जगहों पे पहुंच गया, तो बेहद सुकून और शांति मिलती है कि चलो अच्छा हमारा प्रोडक्ट हमने उसे पढ़ाया, आगे वो बढ़ गया। तो जब उसे देखा जाता है, आज हमारे पढ़ाए हुए बहुत सारे छात्र अच्छे पदों पे हैं, तो वो जब आते हैं प्रणाम करते हैं तो बड़ा सुकून और शांति मिलती है। बहुत सारे गरीब छात्रों से हम लोग उसमें पैसा भी नहीं लेते थे, तो बेहद सुकून और शांति। लेकिन आज की जो राजनीति है इसमें हम लोग खुद को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। हम लोग पुरानी सोच वाले सैद्धांतिक राजनीति करने वाले लोग हैं, और आज की राजनीति की जो परिभाषा है उसमें तो आप जानते हैं कि एक बड़ा जो काबिलियत है वो कितना आप झूठ बोल लेते हैं या कितना लोगों को मिसगाइड करके अपने को स्थापित कर लेते हैं, ये काबिलियत होनी चाहिए। लेकिन हम लोग ठहरे पुराने स्वभाव वाले व्यक्ति, पुराने सिद्धांतों वाले व्यक्ति, तो कहीं कहीं लगता है कि राजनीति में आकर के हम लोगों ने अपने साथ धोखा किया। लेकिन सुकून वहाँ भी मिलता है जहाँ राजनीति में कुछ दबे कुचले लोगों को, पीड़ित लोगों को, अपने समाज के लोगों को जहाँ हम लोग न्याय दिला पाते हैं, तो वहाँ भी लगता है चलो अच्छा काम किए, अपने लिए तो नहीं कुछ कर पाए, कम से कम अगले पीड़ित को हम लोगों ने न्याय दिला दिया, उसके चेहरे पर हमने मुस्कान ला दिया। तो वहाँ भी बड़ा सुकून महसूस और होता है। उनका नेतृत्व करने की कम से कम आपको जिम्मेदारी मिली, ये सुकून का पल होता है। भरोसा लोगों में बढ़ता है तो थोड़ी अच्छा लगता है। सर, लोकसभा चुनाव सन्निकट है, इसको लेकर के क्या तैयारी है? एक वरिष्ठ नेता हैं आप, इसके कारण आपको गोरखपुर परिक्षेत्र में आपकी क्या भूमिका रहेगी? देखिए, हम लोग तो लगभग आज दो दर्जन सालों से, मीन्स 25 साल से ऊपर हो गए गोरखपुर की राजनीति में। तो गोरखपुर की जो राजनीति रही है, तो हम लोग तो, मुझे लगता है कि गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र में कोई ऐसा गांव नहीं होगा, कोई ऐसा गांव, कोई ऐसा मजरा, कोई ऐसा टोला नहीं होगा कि जहां पर हम लोग के अपने स्वयं के लोग ना हो। पहुंचने पर 4 लोग ये न कहें भैया अड्डे जी आपने बड़ा सहयोग हमारा किया। तो हम लोग साथ बहुत सारे लोग जुड़े रहे हैं। हम लोग भी लोगों समर्थकों की ये चाहत है कि एक बार हम लोग भी लोकसभा लड़ें। चूंकि पिछली बार जो लगातार गोरखपुर का नेतृत्व कर रहे हैं लोग लोकसभा के रूप में, तो अगर अपवाद स्वरूप कुछ नामों को हम छोड़ दें तो मैक्सिमम बाहरी हैं। तो जो व्यक्ति बाहरी है उसको जनता के सुख दुख, विकास या लोगों के हितों से कोई मतलब नहीं है। हम चुनाव जिसको जिता देते हैं वो चुनाव जीत करके भाग जाते हैं। अभी कहीं जनता के सुख दुख का कोई मामला आवे तो पता चले दिया बाती लेकर के उनको खोजना पड़ता है। अभी पूर्व के हमारे जैसे लोकसभा सांसद, पूर्व के मैंने वर्तमान में देख लें, जैसे रवि किशन शुक्ला साहब हैं, ये रहने वाले बाहर के हैं, हालांकि मकान वगैरह तो ले लिए हैं, लेकिन इनका आम आदमी से लगाव और जुड़ाव कुछ नहीं है।
हाँ। और भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसे ही लोगों को चुनाव लड़ाते हैं जिनका जनता से कोई सरोकार नहीं होता है। आज रवि किशन शुक्ला जी को क्या है, आप अगर उनसे पूछ लीजिए तो मुझे लगता है शायद जो लोकसभा क्षेत्र में सारे ब्लॉक हैं, शायद उनको ब्लॉक का नाम भी नहीं पता होगा। मुझे लगता है जितने पार्षद हैं अभी सामने चले जाएंगे उनको वो नहीं पहचान पाएंगे, जितने प्रमुख समाज सेवी हैं या लोग हैं उनको नहीं पहचान पाएंगे। आप अगर उनके पास अभी चले जाइए, कह दिए साहब अभी संगम चौराहे से आ रहा हूँ, ये मामला मेरा, तो कहेंगे यार ये संगम चौराहा कहाँ है। तो ये गोरखपुर के लोगों का दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग हमारा नेतृत्व कर रहे हैं जिनको गोरखपुर के बारे में कोई जानकारी नहीं है और गोरखपुर का वो विकास नहीं, वो सिर्फ अपना विकास करना चाहते हैं। तो अब देखिए हम लोगों को भी माननीय अखिलेश यादव जी ने चुनाव लड़ाने का भरोसा उन्होंने दिया है कि चलो गोरखपुर ज़िले में एक निषादों की एक बड़ी आबादी है, एक बड़ी संख्या है और हम लोग जब से पार्टी में हैं आज काफ़ी दिनों से हम लोग समर्पित होकर के पार्टी के लिए काम करना। भी 1 जनवरी को भी माननीय अखिलेश यादव जी को हम 1 जनवरी पर शुभकामना और बधाई देने गए थे। तो मेरे बोलने के पहले ही उन्होंने कहा कि अध्यक्ष जी तुमको गोरखपुर लोकसभा चुनाव में इस बार समाजवादी पार्टी से लड़ाऊंगा। अच्छा। तो हम लोग वैसे भी जैसे हम लोग, उन्होंने कहा तैयारी करो, तो हमने कहा भैया तैयारी क्या, हम लोग तो 25 साल से ऊपर हो गए, दिन रात हम लोग तैयारी करते हैं, दिन रात हम लोग अपने लोगों के बीच में। अब हम लोग जैसे मान लिए अगर लोकसभा का टिकट मिलता है तो अधिवक्ता हम लोग हैं, हमारे जितने मान लिए अधिवक्ता भाई हैं वो हमारे सबसे पहले परिवार के सदस्य हैं, अधिवक्ता ही हमारे साथ चलना शुरू कर देंगे। शिक्षक हूँ मैं, हाँ, वो लोग भी हमारे साथ चलेंगे। हमारे जो जर्नलिस्ट भाई हैं वो तो पुराने हमारे खानदान के लोग हैं, तो जर्नलिस्ट भाई भी हमारे साथ चलना शुरू करेंगे। तो मान लीजिए एक बड़ा फैक्टर हम लोगों के साथ, मान लीजिए निषाद मछुआरा समाज में आज गोरखपुर लोकसभा में जितने गांव होंगे कोई ऐसा गांव नहीं होगा जहां व्यक्तिगत हमारा रिश्ता ना हो। तो एक बड़ा फैक्टर है। अब आने वाले दिनों में अगर माननीय अखिलेश यादव जी का आदेश होता है तो चुनाव लड़के हम लोग नेतृत्व करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत। निषाद समुदाय के अनुसूचित जाति में सम्मिलित करने के लिए आप लोगों का क्या प्रयास है सर? देखा जा रहा है काफ़ी दिनों से लड़ाई चलती आ रही है। देखिए गोरखपुर जिले में जो अनुसूचित जात की लड़ाई अभी जैसे हमारे वहाँ डॉक्टर संजय निषाद साहब ने शुरू किया, मैंने उसके पहले से हमारी लड़ाई चल रही है, लेकिन डॉक्टर संजय निषाद जी निषाद आरक्षण को लेकर के इन्होंने एक संगठन खड़ा किया और संगठन खड़ा करने के बाद इनको निषाद आरक्षण मिल गया। आज मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में लगभग 1.5 दर्जन विधानसभा की सीट इनको मिली। तो ये अपने बेटे को चुनाव लड़ाए, हाँ। बाकी जितनी सीटें इनको थी वो सारे सीटों पर अपर कास्ट को लड़ाए। निषादों के मीटिंग में, निषादों के कार्यक्रमों में जिन जातियों को ये पानी पी पी करके गाली दे रहे थे, हाँ। उन्हीं लोगों से इंटरेस्ट लेके, अब क्या ले देकर वो तो आप सभी लोग जानते ही हैं, उन्हीं लोगों को टिकट बेच करके उन्हीं लोगों को विधायक बनाने का काम किए। तो निषादों के सबसे बड़े विरोधी तो डॉक्टर संजय निषाद ही हैं। निषादों को बेच करके केवल अपने को मजबूत कर रहे हैं और आज तक किसी अपवाद स्वरूप छोड़ दिया जाए तो अगल बगल बहुत सारी सीटें गठबंधन में पाए, लेकिन जिन जातियों को गाली देते उन्हीं जातियों को उन्होंने टिकट दे करके विधायक बनाने का काम किया। कहीं वो अब आज के डेट में वो खुद MLC हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री मतलब सरकार, वो खुद कैबिनेट मंत्री हैं, एक उनके सुपुत्र विधायक हैं, एक सुपुत्र उनके सांसद हैं। तो आज तो अगर दबाव बनाया जाए तो उनको अनुसूचित जाति की सुविधा निषादों को मिल जानी चाहिए, हाँ। क्योंकि वो खुद सरकार है, सरकार को ही देना है और डबल इंजन की सरकार है, स्टेट में भी सरकार है, सेंट्रल में भी सरकार है। अभी देखिए कल फिर डॉक्टर संजय निषाद जी बुलाए हैं लखनऊ में लोगों को और भाजपा के नेताओं को बुलाए हैं, उनसे कहेंगे निषाद लोग भाजपा को जिताओ, तो वो जिताने की बात करेंगे। उस मंच से ये नहीं कहेंगे कि भाई निषादों को अनुसूचित जाति की सुविधा दिलाओ। भाई हम तो धन्यवाद देना चाहते हैं माननीय श्रद्धेय नेताजी को, माननीय मुलायम सिंह यादव जी जब थे तो उन्होंने निषादों को अनुसूचित जाति की सुविधा दिया था, जिस पे बाद में कोर्ट ने स्टे कर दिया। अखिलेश यादव जी भी 2016 में निषादों को अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र निर्गत कराए, शासनादेश जारी किए, उस पर भी बाद में स्टे हो गया। लेकिन आज प्रदेश और देश दोनों में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की। अगर भारतीय जनता पार्टी निषादों के हितैषी होंगे तो आरक्षण दे देंगे और हितैषी नहीं होंगे, निषादों को ठगने का काम करेंगे तो आरक्षण नहीं देंगे। अभी हम लोगों ने बड़े पैमाने पर गोरखपुर मुख्यालय पर निषाद आरक्षण को लेकर धरना प्रदर्शन हम लोगों ने दिया था। उसमें बड़े पैमाने पर निषादों ने ये कहा कि आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। अगर इस बार निषादों को आरक्षण चुनाव के पहले नहीं मिला तो निषाद समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी
कि सरकार की नैया को डुबा देंगे, और हम लोग तो बाकी जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो लड़ाई लगातार जारी रहेगी। सही सर। बहुचर्चित मंदिर अयोध्या शिलान्यास पे आपका क्या विचार है सर? देखिए, भगवान श्री राम जी से तो हम लोग का पुराना नाता है। हाँ भाई, हम लोग तो निषाद मछुआरा समाज के लोग हैं, दूसरे की नैया पार कराते हैं। इसी निषाद समाज के लोगों ने श्री रामचंद्र जी की नैया पार किया था। हाँ किया था ना। हाँ। तो निषादों का तो एक विशेष लगाव हो गया, लेकिन ये देश का दुर्भाग्य है भाई। ये जो सनातन धर्म की बात आ रही है, जो धर्म है ये हमारे आस्था का केंद्र है। जो धर्म है, आज बहुत सारे मान लीजिए जो लोग हैं वो श्री रामचंद्र जी को में आस्था रखते हैं, हम भी आस्था रखते हैं, हम भी पूजा पाठ करते हैं। लेकिन आप ये कभी जान पाए कि अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा स्थापित करना, अधूरे मंदिर का लोकार्पण करना, अधूरे मंदिर का पूजा करना, क्या ऐसा भी होता है क्या? आज देश की बताए जो चारों प्रमुख शंकराचार्य हैं वो वहाँ पे जाने से मना कर दिए। उन्होंने कहा कि अधूरे मंदिर के निर्माण में अगर उसका उद्घाटन किया जाता है, उसकी पूजा की जाती है, तो कहीं न कहीं इससे आस्था प्रभावित होती है। ये हमारे सनातन धर्म के खिलाफ है। तो वो खुद ही आने से लोग मना कर दिए। तो आज भारतीय जनता पार्टी के लोग उनकी आस्था श्री राम जी में नहीं है, बल्कि वो लोगों की भावनाओं को भड़का करके मंदिर के नाम पर 2024 का जो चुनाव है, इस चुनाव के उद्देश्य के नाते विपक्ष के खिलाफ वो भड़का रहे हैं और लोगों को कह रहे हैं कि आप लोग मंदिर पर आइए। अरे भाई, पहले आप मंदिर तो कंप्लीट कर लिए होते। भाई, आस्था किसकी नहीं है? आज बताइए, सबसे ज़्यादा अगर पूजा पाठ करते हैं तो अखिलेश यादव जी पूजा पाठ करते हैं, डिम्पल भाभी पूजा पाठ, कौन नहीं? विपक्ष में कौन नहीं पूजा पाठ करता है? हम लोग खुद ही पूजा पाठ करते हैं। लेकिन कहीं कहीं राजनीति हो रही है और आस्थाओं में राजनीति को प्रवेश करके लोगों की भावनाओं को भड़काया जा रहा है। इससे जो हिंदू समाज है, जो देश के लोग हैं, उनकी भावनाएं आहत हो रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है और भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, लोगों की भावनाओं को आहत करने से उनको बचना चाहिए। क्योंकि हर आदमी अब जानकार हो गया है, सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से सभी लोग देख रहे हैं। सब लोग ये जानते हैं सनातन धर्म क्या है। भाई, सनातन धर्म में जब तक मंदिर नहीं कंप्लीट हो रहा है, तब तक आप कैसे उसका उद्घाटन करेंगे? तो कहीं न कहीं ये 2024 का चुनाव को लेकर के ये लोग केवल राजनीतिकरण कर रहे हैं उसका, न कि कहीं उसमें अपनी आस्था दिखा रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे स्टूडियो में आने के लिए और अपने विचारों को हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से शेयर करने के लिए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि अपने चैनल के माध्यम से हमारे विचारों को आपने लोगों तक पहुंचाने का काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के हमारे लाउड स्पीकर अरेस्ट सीरीज में थे पूर्व अध्यक्ष सपा राम नगीना साहनी जी, जो हम आशा करते हैं कि जो भी सर ने अपने विचारों को शेयर किया, साझा किया आपके साथ, आपको कुछ जानकारी मिली होगी कि क्या चल रहा है आज के समय में। अगले किसी और एपिसोड में फिर आपसे होगी मुलाकात। तब तक देखते रहिए, सुनते रहिए लाउड स्पीकर 90 FM। बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ। नमस्कार। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।